मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। ये कितने परसेंट लोगों को बेनिफिट मिला होगा? शायद हमारे देश के लोन लेने वाले तो बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन चुकाने वाले कितने लोग खड़े हैं? मार्केट पर जो आपका विश्वास था, क्या वो कम नहीं हुआ है? अब हमारे पास जो नियरेस्ट होप है वो क्या है? अगर ये ब्रेक होता है तो सर, जैसे कि इतनी अच्छी खबरें आई, इनकम टैक्स में हम लोग को छूट मिला, रेपो रेट कट हो गया, फिर भी सर मार्केट में इसका कोई असर दिख नहीं रहा है। मार्केट पे तो असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका असर कहीं और चला गया, शायद दिल्ली में चला गया। खैर, ये तो मजाक की बात थी। देखिए, आपने दो चीज़ें यहाँ पे कही। पहला कि इनकम टैक्स में छूट, और दूसरा आपने कहा रेपो रेट। इसको अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? पिछले साल का डेटा अगर देखें तो 7.8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया और 2.8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दिया। अब अगर आप इसमें से 12 लाख एंड अबव की इनकम वाले लोगों को देखेंगे, शायद 1% भी ना हो या उससे भी कम हो। तो जो ये बेनिफिट दिया गया है, ये कितने परसेंट लोगों को बेनिफिट मिला होगा? शायद हमारे देश के 1% लोगों को बेनिफिट मिला होगा, अगर हम मीनिंगफुल बेनिफिट की बात करें। तो इससे कितना फ़र्क पड़ जाएगा कंपनीज़ के बिजनेस पे और मार्केट पे? बहुत ही मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब बजट आया तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, अरे अरे ये तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो गई है। मार्केट ने रिएक्ट भी किया पॉजिटिवली, लेकिन अब मार्केट उसको एडजस्ट कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है और समझ रहा है कि ये कोई इतनी बड़ी बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बहुत जितने जो नेगेटिव फैक्टर्स है, अगर उसके मुकाबले देखेंगे तो वो बहुत छोटा बेनिफिट लग रहा है। अभी तक हमें यही समझ में आ रहा है। वहीं अगर आप रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बैंकों को सस्ता पैसा मिलेगा। तो रेपो रेट जब कम हो गया तो जो पैसा वो बैंक वाले 6% पे लेते थे, अब वो उससे कम पैसे पर उसको ले पाएंगे आरबीआई से, और फिर वो आगे ज़्यादा लोन, ज़्यादा इंटरेस्ट पर देंगे, उनका स्प्रेड होता है, तो उनको जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, आज के टाइम पे लोन लेने वाले तो बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन चुकाने वाले कितने लोग खड़े हैं? तो बैंकों के लिए चैलेंज ये है कि सही जो लोग चुकाने वाले हों, हम उन्हें लोग दे पाएँ। अभी पिछले साल तक उन्होंने अंधाधुंध लोन बांटे, अब लोग चुका नहीं रहे हैं। तो अगर आप दिसंबर क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो बैंक्स के जो क्रेडिट में ग्रोथ दिख रहा था, जो पिछले एक साल तक, अगर हम लास्ट ईयर तक देखें तो उसमें बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ हमें दिख रहा था, अब वो स्लो डाउन वहाँ पे दिख रहा है। 12% के रफ्तार से अब वो गो रहा है, 12% के रफ्तार से वो क्रेडिट उनका ग्रो कर रहा है। तो वहाँ पर कुछ विशेष ग्रोथ नहीं है। तो सस्ता पैसा मिल गया, वो बात सही है, लेकिन कितने लोगों को वो लोन दे पाएंगे, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वहीं आप देखिए कि जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, अब बैंक वाले उनको लोन देने से हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डेटा सामने आ रहा है कि उनके कस्टमर लोन नहीं चुका पा रहे। तो जब उनके कस्टमर नहीं चुका पाएंगे तो ये बैंक को कैसे चुकाएंगे? तो ये दोनों जो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, अभी भी बैंकों में लिक्विडिटी की शॉर्टेज है, 2.9 लाख करोड़ की शॉर्टेज थी। तो आरबीआई ने अभी तक जो है इनकम टैक्स में जो छूट आई है और आरबीआई ने जो प्रोविजंस लिए हैं उससे 1.25 लाख करोड़ का तो उन्होंने कवर कर लिया, लेकिन अभी भी जो है वो डेफिसिट में है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा रोज़ी पिक्चर अभी दोनों पॉलिसी को देखें तो नहीं दिख रही है, और इसीलिए मार्केट जो है एक्साइटेड ज़्यादा नहीं दिख रहा है इन चीज़ों को लेके। ये तो इतना कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स रहा नहीं इसमें, पर सर जो Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं वहाँ पे कोई पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपको? देखो, अभी तक अगर आप जितने भी कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं Q3 में,
अगर हम उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 7% की रफ्तार से एवरेज ग्रो किया है और रेवेन्यू उनके 6% के रफ्तार से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कुछ खास दम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि रेवेन्यू उसमें 6% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। वहीं अगर आप इसमें से BFSI हटा दो तो और वो कम हो जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 6% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है और रेवेन्यू 4% के रफ्तार से ग्रो कर रहा है। यानी कि अगर आप BFSI को हटा दें तो हमारी इंडस्ट्री 4% के रफ्तार से ग्रो कर रही है। तो ये तो किसी भी तरीके से मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो IT, फार्मा, पावर, रियल्टी, इन सेक्टर्स में तब भी रेवेन्यू अच्छी आती हुई हमें दिखी है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अब आने वाले क्वार्टर्स में वो डिक्लाइन करे, लेकिन इस क्वार्टर तक उनके रेवेन्यू अच्छे रहे। और FMCG और ऑटो, यहाँ की अगर आप देखें तो इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बुरे रहे। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो कहीं पर भी कोई एक्साइटमेंट हमें नज़र में नहीं आती है। हाँ, एक चीज़ है और वो ये कि जो भी कंपनी जो HNI हाई जो प्रीमियम सेगमेंट्स है उसको टारगेट करती है, उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, वहाँ पे हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम FMCG प्रोडक्ट्स, SUVs, इसके बाद आप देखिए रियल्टी, जहाँ पे जो अमीर है, जो लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वहाँ पर कंपनीज अच्छा कर रही हैं। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि जिसे हम के शेप्ड रिकवरी कहते हैं, यानी कि अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है, वही पैटर्न यहाँ पर भी डेटा में हमें देखने को मिलता है। तो सर IT अगर इतना अच्छा कर रहा है तो ये न्यूज़ आई अभी कि इन्फोसिस में ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? ये इन कंपनीज़ की पुरानी आदत है। ये कंपनीज जितनी भी टॉप टियर IT सर्विसेज कंपनी है, इतनी कैश रिच हैं, इन्होंने 10-15 साल इन्हें एक पैसे का टैक्स नहीं देना पड़ा। सारी इनकी इनकम टैक्स फ्री थी, जिसकी वजह से इन्होंने इतना ग्रोथ किया, इतनी कैश रिच हैं और ये इतनी ग्रीडी कंपनीज हैं। अब बताइए कि वो बच्चे जो कैंपस रिक्रूट्स थे, 700 लोगों को निकाल दिया, कितना ही पैसा उनको वो दे रहे थे। तो इनका मॉडल है कि जब भी इनको लगता है कि बिजनेस में थोड़े रिस्क्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये निकालना शुरू कर देते हैं। और एक बार में नहीं निकालेंगे, अब ये थोड़ा निकालेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे, फिर थोड़ा निकालेंगे। तो इनकी कैलकुलेशन रहती है और इसी तरीके से ये करते हैं। कोई भी जो IT सर्विसेज कंपनी में काम किया है, वो जो इनके बिजनेस मॉडल को समझता है, उन्हें पता है कि ये हायर फायर करते रहते हैं, बाहर आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब देखो 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो। अभी वो जो भाई साहब हैं, अभी वो मैच देखते हुए दिख रहे थे, तो खुद क्यों नहीं काम कर रहे थे 80-90 घंटे, और यह लोगों को निकाल रहे हैं। आप उनको, ठीक है, आप वेरिएबल पे आपके पास एक रहता है, आप उसको कट कर दो, आप कॉस्ट कटिंग कर दो, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। तो ओवरऑल ये जो है ना, इस चीज़ का इंडिकेशन है कि इन्हें दिख रहा है चैलेंजेस कि आने वाले टाइम में बिज़नेस पिक्चर उतनी रोज़ी नहीं है, और इसीलिए इन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। और अभी एक कंपनी ने शुरू किया है और अभी दूसरी कंपनी भी करेंगी, क्योंकि जो एक करता है वो दूसरा भी करता है। तो ये अब चलने वाला है, लेकिन ये लोग भी बहुत स्मार्ट हैं। ये एक झटके में बड़ा नहीं करेंगे, एक दो करके इनके वो ले ऑफ्स मेरे ख्याल से अभी ये चलते रहेंगे। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि इनने 15-20 साल तक टैक्स नहीं दिया, ऐसा क्यों, मतलब? हाँ, तो जब ये इंडस्ट्री का बूम आ रहा था 2000 के डिकेड के शुरुआत में, तो ये काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की उसमें पोटेंशियल थी। तो उस टाइम की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उसके पोटेंशियल को रियलाइज़ किया
और उन्होंने बोला कि ठीक है आप ग्रो करो, आपके पास कैपिटल रहेगा तो आप और ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी और हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी। तो वो डिसीजन लिया गया था और उस टैक्स फ्री का जो एक्सपोर्ट्स जो करते थे वो एक तरीके से उनका टैक्स फ्री था। तो 10 साल उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया और उसी का डेफिनेटली बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा कि इन्होंने अपने बिजनेस को इतना ज़्यादा ग्रो किया, चाहे कोई भी आईटी सर्विसेज की कंपनी हो। चलो ये भी ठीक है सर, लेकिन यूएस मार्केट क्यों गिर रहा है? हाँ, तो यूएस मार्केट्स में अगर आप देखें तो वहाँ पर पिछले कुछ दिनों तक तेज़ी दिख रही थी और ये उसका जो लोग अनुमान लगा रहे थे कि ठीक है बाकी जगह पर जो है ट्रंप एक्शन ले रहा है लेकिन उसका फ़ायदा यूएसए को होगा। लेकिन क्या है ना कि अब कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हैं, तो अब फ्रेश टैरिफ्स वो लगाने का अनाउंसमेंट कर दिए। तो अब वहाँ की इंडस्ट्री भी परेशान है कि भाई किस पे लगाएंगे, किस कंट्री से हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं वो हमें नहीं मिलेगा या महंगा मिलेगा। तो इसको लेकर वहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी थोड़ा परेशान है कि यार इतना ताबड़तोड़ क्यों किया जा रहा है। क्योंकि देखिए हर कंपनी के चलाने का एक सिस्टम होता है, उनको नए जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको कोप अप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अब सडनली आपने टैरिफ लगा दिया, सवेरे उठा आपने मैं इस कंट्री पर टैरिफ लगा रहा हूँ, तो अब उसकी सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है। तो इसको लेकर जो है वहाँ के बिजनेसेस थोड़ा परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप बिना डिस्कशन के बिना किसी हेड्सअप के सडनली आप काम करोगे तो उनका बिजनेस थोड़ा हिल जाएगा और इस वजह से जो है वहाँ की बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। हालांकि उन्होंने किसी कंट्री को नेम अभी तक नहीं किया है कि फ्रेश टैरिफ्स वो किस में लगाएंगे, और ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं। मार्केट को इस बात का डर है और इसीलिए हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये टैरिफ का एक खेल तो है ही, इसके अलावा जो वहाँ का जो रिसेंट कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आया, इन्फ्लेशन का डेटा आया है, वो भी वहाँ पर इकॉनमी में थोड़ी वीकनेस को का इंडिकेट कर रही है। तो इन सब कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से अगर हम देखें तो यूएस से मार्केट भी डाउन रहा। तो सर जैसा कि हम सब लोगों ने देखा है कि चाहे कोविड हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इलेक्शंस हो, जब भी मार्केट अच्छा खासा नीचे आया है डीआईआई ने उसको बचा लिया है। इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? हाँ, तो करीब इफ़ आई एम करेक्ट 2.1 लाख करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने बाइंग की है। और ये तो देखो एक फैक्टर रहा है कि मार्केट उतना नहीं गिरा। देखिए क्या होता है कि एफआईआई ने सेलिंग कर रहे थे, मार्केट ऑल टाइम पे हाई था, लोगों के पोर्टफोलियो प्रॉफिट्स में थे, तो लोगों ने जम के ख़रीदा, सिप्स भी आ रहे थे, तो उनकी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर दिया। एक तरीके से आपने उनको सेफ एग्जिट दे दिया कि ठीक है आप पैसा ले जाओ और कोई बात नहीं हम ख़रीद लेंगे। तो ख़रीद लिया, वो प्रॉफिट लेके चले गए। अब वो दोबारा से लगातार सेलिंग कर रहे हैं। अब वो सेलिंग करते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो इसका इम्पैक्ट होगा। अब लोगों के पोर्टफोलियो आ गए हैं लॉस में। अब वो कितना खरीदेंगे इस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब अगर इसी रफ्तार से, अगर पिछले महीने उन्होंने 78,000 करोड़ की सेलिंग की, अब आने वाले महीने में अगर वो इसी रफ्तार से सेलिंग करेंगे 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1 लाख करोड़, और यहाँ पर वो सेलिंग अब्जॉर्ब करने वाले लोग ना हो तो क्या होगा मार्केट का, आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि एफआईआईज़ का इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट है, $800 बिलियन का। $1 बिलियन 8,000 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो 800 बिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। अभी तक उन्होंने तो मामूली सेलिंग की है, 8-10% की सेलिंग की है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर वो और सेलिंग कर देते हैं $100 बिलियन की, और यहाँ पर रिटेल वाला नहीं खरीदता है, डीआईआई वाला नहीं खरीदता है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या सिचुएशन आएगी। और मैं प्रे करता हूँ कि वो सिचुएशन ना आए। तो जो डीआईआई के बाइंग के बावजूद जो मार्केट
रिसेंट टाइम में गिरी है, मार्केट तो कम गिरा है, लेकिन अगर आप स्टॉक्स में देखें तो काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। उसकी वजह क्या है कि अब रिटेल का सेंटिमेंट भी थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मार्केट पर जो आपका विश्वास था, क्या वो कम नहीं हुआ है? अब इससे रिलेटेड एक और डेटा मैं आपके साथ देता हूँ। तो हर महीने डीमैट अकाउंट्स खुलते हैं और उसमें लगातार बढ़ोतरी हमें देखने को मिली पिछले कई सालों में। जून 2024 में करीब 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खोले गए थे और यही एवरेज था 40 लाख, 38 लाख, 39 लाख, 35 लाख। और इस महीने हम देख रहे हैं जनवरी में 28 लाख की फिगर है, जो कि पिछले 14 महीने का लोएस्ट है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि कम से कम 28 लाख अकाउंट्स खोले तो गए हैं। अब ये यहाँ से मार्केट और अगर गिर जाता है तो ये नंबर्स और कम होंगे और न जाने कितने लोग सिप्स को बंद करेंगे। तो ये सारा जो है ये बता रहा है हमें कि अभी भी रिटेल में काफ़ी इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेशन है और इसीलिए अभी भी वो एफआईआईज जो हैं ज़्यादा पैनिक सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अभी भी वो धीरे धीरे सेल कर रहे हैं क्योंकि एब्जॉर्ब करने वाली जनता है, तो जितना उन्हें दिखता है माल खरीदने वाले लोग वो कर देंगे। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है, प्लीज़ जवाब दीजिए इसका कि क्या मार्केट फ्रेश हाई लगा सकता है? देखो, मार्केट में जो लंबे समय से काम करते हैं वो ये मानते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और अगर आप सही में मार्केट में काम करते हैं और आप ये मानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको मार्केट की उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। मार्केट ने बहुत कुछ दिखाया है। तो क्या मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है? जी हाँ, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये क्यों होगा? अगर एफआईआईज अपना माल बेचना चाहते हैं और उन्हें बायर नहीं मिल रहा है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें दोबारा से मार्केट को चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब मार्केट को चढ़ाएंगे तो लोग निकल कर आएंगे और ख़रीदेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, लेकिन उस दिन मैं एक भी शेयर मार्केट में नहीं रखूँगा, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। और इसकी ऐसा लगता है कि तैयारी भी की जा रही है। अब देखिए, अभी रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 250 रुपये से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इसका अब मुझे पता नहीं है फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब जो उन लोगों को शायद इंडस्ट्री टारगेट करने की कोशिश कर रही है जो लोअर इनकम के ग्रुप में है कि ठीक है आप 250 रुपये ही लगाओ। तो ऐसे लोगों का जो नंबर है हमारे देश में तो बड़ा है और उन्हें भी लगेगा और तरह तरीके की मार्केट की स्कीम्स चलाई जाएंगी, एड्स चलाए जाएंगे, तो उनको खींचा जाएगा। तो मार्केट तो लिक्विडिटी से चलता है शॉर्ट टर्म में, अल्टीमेटली तो वो फंडामेंटल्स को फॉलो करता है। तो अगर इतनी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी तो मार्केट क्यों नहीं ऑल टाइम हाई जा सकता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि आप जब लो इनकम वाले ने भी मार्केट में पैसा लगा दिया तो उसके बाद उससे कौन खरीदेगा? दैट इज़ द गोल्डन क्वेश्चन। तो सर मार्केट का बॉटम अभी कहाँ बन सकता है? मैं ज़रा लैपटॉप में चार्ट देख लेता हूँ। देखो, अगर हम निफ्टी को देखें तो हमारा 27 सितंबर को ऑल टाइम हाई बना था, करीब 26,700 का हाई बना था और उसके बाद हमें देखा मार्केट में फॉल हो रहा है और 27 जनवरी को 2025 को 22,770 का लो बनाया है। अब इस दौरान अगर देखें तो निफ्टी करीब 3,500 पॉइंट गिर गया। तो ऊपर से अगर आप देखिए तो 3,500 पॉइंट्स गिरे। अब इसका करीब 23% जो फिबोनाची लेवल होता है
वो बनता है 23,800, वहीं टच करके अब वो नीचे आया है। तो अभी तक जो देखकर लग रहा है कि जब तक ये लेवल यानी कि 23800 ये क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं जाता है, तब तक मार्केट बेरिश साइड में ही रहेगा। अब हमारे पास जो नियरेस्ट होप है वो क्या है, 23250। 23250 अगर ये ब्रेक होता है तो हम सीधा 22,800 की तरफ जा रहे हैं। और फरवरी में अगर हम देखें तो 22500 ये हमारा वर्स्ट केस सिचुएशन है। मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में शायद हमको एक बाउंस मिलेगा, बट वो सस्टेन नहीं करेगा। निफ्टी तो देखिए अभी बेरिश टेरिटरी में आ गया है। बैंक निफ्टी में अभी भी होप है, मुझे अभी भी होप है कि बैंक निफ्टी में अगले कुछ दिनों में बाउंस मिल सकता है। और आज का अगर आप ICICI बैंक का भी देखें तो उसमें हमें आज ग्रीन देखने को मिला है, थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो बैंक निफ्टी में अभी भी होप है, और इसकी वजह यह है कि अब अप्रैल में एक और रेपो कट की पॉसिबिलिटी है, और वो 0.25 से 0.50 हो सकता है। तो इसके एंटिसिपेशन में हो सकता है कि थोड़ी रिकवरी मार्केट में दिखे, लेकिन ओवरऑल जो है सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। आज का अगर आप मार्केट देखिए तो उसमें 2 चीज़ें बहुत वरिंग थी। पहली ये कि सारा सेक्टर रेड में था, मैं ढूंढते ढूंढते थक गया कि कोई एक सेक्टर मुझे ग्रीन में दिख जाए। ऑल सेक्टर्स इन रेड। दूसरा, बहुत ही लो वॉल्यूम पे गिरा है, करीब 75,000 करोड़ का टर्नओवर होता है, जबकि एवरेज 1 लाख करोड़ के आसपास का है NSE में। तो जैसा मैंने कल के वीडियो में बताया और हमेशा बताता हूँ कि लो वॉल्यूम की जो सेलिंग होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन की तरफ इशारा करती है। हाई वॉल्यूम पे जब सेलिंग होती है तो हमें एक उम्मीद देती है कि शायद अब सेलिंग एग्जॉस्ट हो जाएगी या आज कल में हो जाएगी। तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। अब हमारा एक ही होप है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर वहाँ पे रिकवरी नहीं मिलती है तो भैया मार्केट तो लंबे गिरावट की तरफ जा रहा है। और बैंक निफ्टी में ग्रीन अगर देखने को मिलता है तो कुछ दिन की हरियाली हमें देखने को मिल सकती है। सर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये जो आपका ट्रेड फॉर लिविंग लाइफ वर्कशॉप है, वहाँ पे सिर्फ ऑप्शंस के लिए ही जगह है या फिर इक्विटी या स्विंग वालों के लिए भी कुछ है? हाँ, तो इस बार जो हमने प्लान किया है कि हमने दोनों को कवर कर रहे हैं। तो डे 1 टोटली इक्विटी ट्रेडिंग के लिए डेडिकेटेड होगा, डे 2 ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए डेडिकेटेड होगा। तो डे 1 में इक्विटी में अगर आप काम करते हैं, मान लीजिए आप स्विंग करते हैं या पोजिशनल करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और डे 2 टोटली ऑप्शंस के लिए डेडिकेटेड होगा। इन एनी केस देखिए, अगर आप ऑप्शंस के ट्रेडर हैं तो आपको ट्रेंड की एनालिसिस तो ऐसी भी करनी पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी। तो अगर आपका ऑप्शन से कोई वास्ता नहीं भी है, आप टोटली इक्विटी में ही काम करना चाहते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही हमारी वेबसाइट को विज़िट करिए bulltrack.in, और वहाँ पे इस प्रोग्राम से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने डिटेल्स डाली हैं, उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम ज़रूर आपके लिए कॉल बैक अरेंज करवाएंगे। और जल्दी ही ये जो इनॉग्रल डिस्काउंट्स थे वो ख़त्म होने वाले हैं, इसके बाद प्राइजेस में बढ़ोतरी की जाएगी।